नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बायोगैस प्लांट के बारे में बताएंगे। जो बायोगैस प्लांट है वो आपके एनसीईआरटी के बुक जो 10वीं तक का जो हिंदी मीडियम का पढ़ाई होता है उसके लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पीएटी में भी इससे क्वेश्चन फंसने का चांस रहता है। तो आइए हम आपको आज गोबर गैस संयंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि गोबर गैस जो संयंत्र होता है वो बनाया कैसे जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो गोबर गैस संयंत्र का जो मैं ढांचा आपके सामने बनाया हूं, जो स्ट्रक्चर मैं बना करके आपके सामने रखा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो इनलेट टैंक और आउटलेट टैंक है, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रवेश द्वार और निकास द्वार। ये जो प्रवेश द्वार और निकास द्वार है ये धरातल के ऊपर रहेगा और ये जो टैंक आपको जो दिखाई दे रहा है ये धरातल के सरफेस से नीचे रहेगा, यानी ग्राउंड लेवल पर रहेगा। और गोबर गैस संयंत्र आप जिस स्थान पर भी बनाएंगे वो स्थान होना चाहिए एकदम समतल, वहां पर उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए। प्रवेश द्वार निकास द्वार जमीन के ऊपर होना चाहिए, बाकी जो पॉइंट है वो जमीन के नीचे होना चाहिए। और ये जो आपके सामने जो गैस होल्डर दिखाई दे रहा है, जिसको हम गैस चैम्बर या गैस संयंत्रक के नाम से जानते हैं, यानी कि यहां से जो गैस निकलेगा उसको इकट्ठा करने के नाम से जो हम लोग जानते हैं, वो आपके धरातल के सरफेस पर रहेगा। अब हम इसको कभी भी जब गोबर गैस बनाते हैं तो इसको गुंबदनुमा के आकार से भी ले सकते हैं, आयताकार आकार से भी आप ले सकते हैं। और ये जो टैंक होना चाहिए वो टैंक पूरी तरह से पक्के का होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाना चाहिए, ताकि जो गैस है वो लीक ना हो और जो भी मटेरियल हम इसमें डालते हैं वो भी बह करके बाहर न जाए। तो इसीलिए ध्यान ये देना है कि हम लोग जो गोबर गैस संयंत्र जो हम बना रहे हैं वो संयंत्र एकदम साफ सुथरा स्थान पर, स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से इसका जो फर्श है वो पक्के का होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर ही हम गोबर गैस संयंत्र का निर्माण करेंगे। इसको ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी इन सभी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब ये जो टैंक है इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा कि गोबर गैस को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन आदि गैसों का मिश्रण कहा जाता है। यानी यहां से जो गैस निकलेगा, यानी गोबर के सड़ने से जो गैस निकलेगा वो मेथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, एसिटिलीन भी हो सकता है, ये चारों का मिश्रण भी हो सकता है। इसलिए गोबर गैस संयंत्र को हम हाइड्रोकार्बन गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो गैस है, इस गैस को हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो एलपीजी सिलेंडर जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम गोबर गैस से खाना बना सकते हैं। तो हम जिस चीज से खाना बनाते हैं उसको ईंधन बोलते हैं, तो इसको भविष्य के ईंधन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये अत्यंत ज्वलनशील गैस है और इससे गोबर गैस का जो होता है ये रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है। यानी कि गोबर तो महकता है मेथेन के चलते, लेकिन जब गैस का निर्माण होता है तो उससे गंध नहीं निकलती है। साथ ही साथ इसमें 65% तक मेथेन, जो पीएटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीजीपीएटी में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र में कितना मीथेन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा 2% रहता है और कुछ मात्रा में यानी 0 पॉइंट के मात्रा में क्या रहता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी इससे पाया जाता है। इस गैस को कलार गैस, मार्स गैस, बायो एनर्जी गैस और भविष्य के ईंधन के नाम से जानते हैं। भविष्य का ईंधन इसलिए बोलते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जब समाप्त होने के कगार में जब रहेगा, समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, मनुष्य के पास खाना बनाने का कोई स्रोत नहीं रहेगा, उस स्थिति में गाय के गोबर को सड़ा गला करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गैस, और उस गैस का हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको गोबर गैस संयंत्र के नाम से जानते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर सावधानी आप लिखते हैं तो कि सावधानी यह है कि गोबर गैस का जो टैंक है वो धरातल के सरफेस से नीचे होना चाहिए, जो गैस चैम्बर है वो ऊपर होना चाहिए, प्रवेश द्वार और निकास द्वार जो धरातल है उससे ऊपर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। और इस गैस को ऐसे स्थान पर बनाएं जहां पर पशुशाला हो। पशुशाला का मतलब यह है कि आसानी से हमको गाय का गोबर मिल जाना चाहिए। उसके बाद जिस स्थान पर हम गोबर गैस बना रहे हैं वहां के आसपास हम खाना ना बनाते हो, गैस नहीं निकलता हो, उस आसपास में हम लोग आग ना लगाते हो। अगर आप लकड़ी से भी आग लगाएंगे तो हो सकता है अगर गैस थोड़ा सा भी लीक हो तो वहां पर फायर हो सकता है, आग लग सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम यहां पर टैंक बना लिए। टैंक बनाने के बाद इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए। आप इसका मतलब समझ जाइए, प्रवेश द्वार, इनलेट टैंक का मतलब, इसका मतलब होता है निकास द्वार।
अब इसको मैं समझाता हूं आपको डीप से। अब इसमें जो प्रवेश द्वार होता है, ये इसका जो संबंध है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम सोक्ता बोलेंगे। यानी यहां पर जो भी हम चीज डालेंगे वो लीक होकर के उस पार चल जाए। तो यहां पर छोटा सा मैं छेद इसीलिए बना दिया हूं। इसमें जो पाइप वगैरह जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यहां जो भी गैस है वो गैस संयंत्रक में जाकर के इकट्ठा हो जाए। और इसको वाल्व की सहायता से हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बंद रखते हैं, ताकि गैस किसी भी प्रकार से लीक ना हो। जब हम गैस को निकालेंगे तभी निकले, जब तक हम गैस को न निकालें तब तक हम इसका उपयोग न कर सके। यह भी याद रखिएगा, जो प्रवेश द्वार और निकास द्वार का जो डाइजेस्टर कक्ष से जो संबंध है, इसको हम लोग पीवीसी पाइप से कनेक्ट करते हैं। यानी यहां पर पीवीसी पाइप की सहायता से इससे जोड़े, निकास द्वार की सहायता से हम लोग इस पार से जोड़ दिए, दोनों पार से हम लोग इसको जोड़ने का कार्य करेंगे। अब प्रवेश द्वार में क्या करेंगे कि आसपास में जो गाय का गोबर रहता है, गाय का गोबर, उसके बाद गाय का यूरिन, जिसको हम लोग गाय का मूत्र के नाम से जानते हैं, इन दोनों चीज को प्रवेश द्वार की सहायता से हम प्रवेश कराएंगे। जब आप इन दोनों को प्रवेश करा दिए, साथ ही साथ हमको इसमें वाटर भी डालना अनिवार्य है, पानी डालना हम लोग को इसमें अनिवार्य है। आप पानी भी डाल दीजिए वाटर के, गाय के गोबर और यूरिन के साथ। आप इन सभी चीजों को जब आप इसमें डाल देंगे, प्रवेश जब आप इसमें करा देंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद, प्रवेश द्वार के मार्ग को आप बंद कर दीजिए, ताकि यहां से किसी भी प्रकार का गैस लीक ना हो। अब पानी हो गया, गाय का गोबर हो गया, गाय का यूरिन हो गया, इसको आप 15 से 20 दिन के लिए रख दें। जब आप 15 से 20 दिन के लिए इसको रख देंगे तो ये सड़ना चालू हो जाएगा। सड़ने का मतलब होता है अपघटन होना। अपघटन होना शुरू हो जाएगा। अपघटन होने के पश्चात ये जो डाइजेस्टर कक्ष है, सड़ने वाला जो कक्ष है, यहां से गैस निकलेगा और उस गैस को हम लोग क्या करेंगे, ये जो गैस चैम्बर है, गैस होल्डर है, उसमें इकट्ठा कर लेंगे। उस गैस को हम लोग ब्यूटेन गैस के नाम से या मीथेन गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस गैस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर होता है, उसको भर लेंगे और हम अपने घरों में खाना बनाने में उससे मदद करेंगे। इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं। और इसके सड़ने से जब गैस निकला तो ये जो गाय का गोबर, गाय का यूरिन, उसके अलावा जो पानी है वो बच जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इसका एक नाम देंगे, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस सलरी। बायोगैस सलरी एक प्रकार का खाद के रूप में काम करता है। खाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो हमारे आसपास के प्रोडक्ट को सड़ा गला करके बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग हम नहीं करते। तो इसमें जो गैस निकल रहा था वो तो बाहर निकल गया, लेकिन जो नीचे में जो मटेरियल बचा हुआ है, सड़ा गला जो पदार्थ बचा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोगैस सलरी। अब बायोगैस सलरी को निकास द्वार की सहायता से, मोटर की सहायता से हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब जब हम बायोगैस सलरी को बाहर निकाल लिए तो उसका प्रयोग हम कहां करेंगे, खेतों में। जब खेत में आप इसका प्रयोग करेंगे बायोगैस सलरी का, तो जो मिट्टी बंजर हो चुकी है, जो मिट्टी खराब हो चुकी है, जिस मिट्टी में केंचुआ नहीं पाया जा रहा है, उन सभी मिट्टी का सुधार करने का काम, यानी जो खराब मिट्टी है उसको सुधारने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ये हमारे लिए एक प्रकार का खाद है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन 1.5 से 2.8%, फास्फोरस 10%, पोटास 10%, साथ ही साथ कुछ मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, फेरस और मैग्नीज वगैरह पाया जाएगा, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, पोषक मात्रा को बढ़ाएगा, और जो हमारी मिट्टी खराब हो चुकी है, अम्लीय क्षारीय हो चुकी है, उसको भी सुधारने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो बायोगैस जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभकारी प्रोडक्ट है, और ये हमारे मिट्टी को तो बचाएगा, साथ साथ फसल उत्पादन को भी बढ़ाता है। किसान का जो मित्र होता है केचुआ, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है, और हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या करता है, पॉल्यूट होने से बचाता है, क्योंकि एक प्रकार से खाद मिल गया, और साथ ही साथ जो गाय का गोबर है उसका उपयोग करके हम ईंधन भी बना ले रहे हैं, जिससे हमारे आसपास में किसी भी प्रकार का ईंधन का कमी ना हो। तो ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये जो क्वेश्चन है आपका बायोगैस जो संयंत्र जो आपको मैं बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके 10 तक के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अवश्य आता है, साथ ही साथ 12th में और CGPAT में भी इससे क्वेश्चन उठते हैं। जो मुख्य टॉपिक आपको मैं बताया उसको आप ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।